अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं और सुप्रीम कोर्ट की खबर से आगाज़ करते हैं। वहाँ पर बहरिया टाउन का केस लगा हुआ है। बहरिया टाउन के इस केस के अंदर एक सवाल हुआ कि क्या यहाँ बहरिया टाउन के अलावा भी किसी ने पैसे दिए हैं, बाहर से आने वाले पैसों का सवाल उठाया गया। उसका जवाब तो अभी मेरे पास वाज़ेह नहीं है कि वहाँ पे उनके कौंसल ने क्या डिस्कशन हुई। अब दोबारा समाअत होगी तो पता चलेगा क्या दस्तावेज़ात अदालत के सामने रखी जाती हैं। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में एक अकाउंट की मद में 460 अरब की सेटलमेंट की थी रियाज मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची के हवाले से, जहां मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से हज़ारों एकड़ की ज़मीन जो थी वो इनको दी गई थी बग़ैर कुछ लिए हुए। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लग गया तो वहाँ पर साकिब निसार साहब कहा करते थे कि 1000 अरब दे दो, मैं यहाँ तुम्हें डील करके देता हूँ, यही सेटलमेंट कर देता हूँ। हालांकि ये तरीकाकार गलत था। ये जो सेटलमेंट का ये तरीका था ना, प्ली बारगेन के ज़ुमरे में आता है और प्ली बारगेन को पसंदीदा अमल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट खुद से प्ली बारगेन कर रही हो तो और भी नापसंदीदा, लेकिन की उन्होंने 1000 अरब मांगते मांगते वो जैसे वो कालीन बेचने का आप कहानियाँ पढ़ते हैं ना, तो 1000 अरब से सौदा शुरू हुआ और 460 अरब पे ख़त्म हो गया। 460 अरब की डील यहाँ ख़त्म नहीं है कि कहानी 460 अरब के कैसे सेटलमेंट हुई, उसमें भी बेनिफिशरीज होंगे। हर एक ने हिस्सा बकदर जुस्सा उसमें वसूल कर लिया होगा। बुकला ने भी फीसें वसूल की होंगी और भी तगड़े लोगों ने माल पानी बना लिया होगा। लेकिन उसके बाद की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने केस पकड़ा जिसमें मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड की कहानी सामने आई। उन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के ज़ुमरे में कुछ उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए, कुछ कैश था उन अकाउंट्स के अंदर उसको फ्रीज़ किया, और एक वन हाइड पार्क प्लेस एक प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने कहा कि ये भी पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा पाकिस्तानियों को लौटा दिया जाए। लेकिन उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान वज़ीर आज़म थे और उनके एसेट रिकवरी यूनिट एक उन्होंने बनाया हुआ था, शहजाद अकबर उसको हेड करते थे। इन्होंने मालूम नहीं कि इन बुनियादों के ऊपर और क्या इनकी लॉजिक थी। कुछ दस्तावेज़ात हैं मेरे पास, कैबिनेट के डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर जो लॉजिक दी गई है वो इंतहाई लेम किस्म के एक्सक्यूज़ हैं कि मामला पता नहीं कितनी देर चलता, सेटलमेंट होती, पाकिस्तान को पैसे मिलते या ना मिलते, क्योंकि उनका ख्याल ये था बरतानिया का कि ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है, पाकिस्तानी रियासत को वापस लौटाया जाना चाहिए। तो ये इस शुबे का इजहार कर रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान को पैसा मिलना है कि नहीं मिलना। तो उस शुबे का इजहार का उन्होंने रास्ता ये निकाला कि हमें तो पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, रियाज मलिक को ही वो पैसा वापस कर दिया जाए 190 मिलियन पाउंड। वो पैसा जो था सुप्रीम कोर्ट में जाके जमा हो जाता है। अब वो लाइबिलिटी थी, पैसा पाकिस्तान का था, वो लाइबिलिटी रियाज मलिक की थी। तो हमने 190 मिलियन पाउंड दिया, उन्होंने जाके वो उस वक्त के हिसाब से वो शायद 38 या 40 अरब की रकम बनती थी, आजकल के रुपयों में तो हो सकता है 50-60 अरब हो गया। तो वो रकम उसको वापस कर दी गई। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, बदनीति का सबसे एक बदतरीन अगर मिसाल दी जाए ना, हुकूमत में रहते हुए अगर किसी ने कोई एक्ट किया हो तो ये उसकी एक बदतरीन मिसाल है। इसी के एवज़ फिर वो अलकादिर ट्रस्ट की 450 कनाल ज़मीन है, और उसके अलावा मेरी इतला ये थी कि शुरू में 150 कनाल फ़रा के नाम के ऊपर भी ज़मीन बनी गाला के करीब किसी जगह पर रियाज मलिक से ही हासिल की गई थी। उसके बाद ये दूसरा हिस्सा था 450 कनाल का या 460 कनाल का, जो अलकादिर ट्रस्ट के लिए ली गई, और उसके चेयरमैन वो खुद हैं, अहलिया उनकी उसकी रुकन है और फ़रा दूसरी उसकी ट्रस्टी हैं उसी अलकादिर ट्रस्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में इंसाफ से काम ले तो ना सिर्फ बहरिया बल्कि पाकिस्तान में ये रिंग रोड के इर्द गिर्द जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सारों से ही पूछें कि क्या आपके पास ज़मीन है, जितने अरब आपने लोगों से वसूल कर रही हैं। बहरिया टाउन कराची से तो ये सवाल पूछ रहे हैं, दुरुस्त पूछ रहे हैं, लेकिन क्या बाकी सोसाइटियों से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि लोगों से आप अरबों रुपए जो हथियार लेते हैं, ज़मीन आपके पास होती नहीं। CDA हमारी आंखों के ऊपर ऐसी उसकी पट्टी बंधी हुई है, रोज़ अखबार में फ्रंट पेज पे इश्तहार छपता है। जब पूरे पाकिस्तान से वो पैसा वसूल करके खा पी के बंदा यहाँ से दुबई चला जाता है ना, फिर कहते हैं ये तो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, इन्हें हमने NOC जारी नहीं किया था। उनकी वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएं तो वहाँ आपको लंबी फहरिस्त मिलती है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये सोसाइटीज़ जो हैं CDA ने अप्रूव नहीं की। अब यहाँ मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि आप रियासत पाकिस्तान है, पाकिस्तानी रियासत है, एक शख्स सोसाइटी के नाम के ऊपर 10-20 हज़ार एकड़ ज़मीन बेच के अरबों रुपया जेब में डाल के पाकिस्तान से भी चला जाता है, या यहीं बैठ के कुछ और ताकतवर बन जाता है, कुछ और काम शुरू कर देता है कि आप उसको हाथ भी नहीं डाल सकते। जब वो ये अरबों रुपये बटोर रहा होता है, लोगों से लूट रहा होता है, उस वक्त आप सोए होते हैं। उसको बेचने की, अखबारात में इश्तहार शाया करने की इजाज़त आप कैसे देते हैं? आप जाके उस वक्त एक्ट क्यों नहीं करते कि आप ये अरबों रुपया गैर कानूनी तौर पर वसूल कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ कुछ अदारे जो हैं, जब तक उसका ये ना तय कर लिया जाए कि इन्होंने हिस्सा वसूल किया होगा, उसके अलावा ये काम पाकिस्तान में हो नहीं सकता। उसमें पुलिस है, उसमें FIA है, उसमें वजारत दाखिला है, उसमें CD है, तो ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ये इस्लामाबाद की कहानी है, बाकी पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में भी यही काम हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट
कुछ अगर बड़े SOPs वज़ा कर दे कि ये सोसाइटीज़ किस बुनियाद पर बनेंगी। क्या ज़री ज़मीन को 10-10 मरले के प्लॉट बना के बेचना पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? कल लोगों का पैसा लूट के जो उनको मकान जिनके ख्वाब सारी उम्र वो देखते रहते हैं वैसी दुनिया से वो रुखसत हो जाते हैं, क्या ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल तय कर लें कि सोसाइटी कब एडवर्टाइज़ कर सकती है, जब उसके पास ज़मीन हो। ये पहला असूल होना चाहिए। पैसे वसूल किए हैं तो कहाँ रखे हैं, डिलीवरी का टाइम फ्रेम जो दिया गया क्या उसके ऊपर पूरा उतरती है कि नहीं, और क्या ज़री ज़मीन को ग्रे लैंड कन्वर्ट करने का कोई प्रिंसिपल है? क्या हमने पूरी पाकिस्तान की नेशनल लेवल के ऊपर कोई ऐसी मैपिंग की है कि ये ग्रीन एरियाज़ हैं, ये ग्रे एरियाज़ हैं? तो कंस्ट्रक्शन सिर्फ ग्रे एरियाज़ में हो सकती है, ग्रीन एरियाज़ नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में इस वक्त जो बहरान है वो ग़ज़ाई बहरान है। तो हमारे यहाँ तो पंजाब की ज़मीनें ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं जो पूरा साल हमें अनाज दे सकती हैं, हम अपने लोगों को भूख से बचा सकते हैं। लेकिन अगर उसके 5-5 मरले के प्लॉट बना के हम सोसाइटियाँ बनाएंगे फिर नहीं बचा सकते। तो इसके ऊपर हुकूमत को, पंजाब में भी, हुकूमत पंजाब को भी और मरकज़ में भी, और सुप्रीम कोर्ट के सामने तो केस लगा हुआ है, अपना रोल अदा करें। जो अल्लाह ताला ने आपको जगह और हैसियत दी है उस जगह का इस्तेमाल करें और कुछ रोल अदा करें। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो केस हमारे सामने आज नज़र आता है वो समा ने एक न्यूज़ आइटम, ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो से फाइल हुई है। कुछ दस्तावेज़ात हैं हमारे सामने जिसमें आज़म खान के बयानात हैं और पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जो उस वक्त पहले अमेरिका में सफ़ीर थे असद मजीद और बाद में सेक्रेटरी ख़ारजा बने, उन दोनों के साइफ़र केस में बयानात हैं। ये बयानात पढ़ के 161 के नीचे ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो 161 के उनके बयानात हैं, ये वो हमारे पास दोनों के बयानात हैं। आज़म खान का बयान जो है वो उसका एक पैरा बड़ा खौफनाक है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने साइफ़र का बयानिया घड़ा ताकि ये आज़म खान का 161 के नीचे दिया गया बयान है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे पढ़ के ख़ुद भी शौक़ हुआ कि वो शख्स जो इमरान खान के इतना करीब था और जिसकी खातर उसने जहांगीर तरीन हो, बाकी सब लोग हों, किसी को खातर में नहीं लाया, और इनकी वजह शोहरत कोई माल पानी बनाना मैंने कभी सुनी नहीं थी कि आज़म खान ये काम करता हो। तो इसी वजह से शायद इमरान ने उसको इतना करीब रखा हुआ था। तो उनका पैरा क्या कहता है, वो कहते हैं कि इन माई व्यू Prime Minister Imran Khan planned to target the High Command of Pakistan Army to pressurize them so that they may come forward to rescue him in no confidence motion। ये पैरा है इसका पेज 2 का जो आखिरी पैरा ये वाला है कि उन्होंने उनका आगे अगली लाइन में वो कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने वो जो रूलिंग दी थी साइफ़र केस के अंदर वो भी इमरान खान के कहने के ऊपर दी थी। अब ये कहानी जब आप पढ़ लें तो फिर वो साइफ़र वाले बयानिए के नीचे रह क्या जाता है। और असद मजीद वो क्या कहते हैं, असद मजीद कहते हैं कि इन्होंने हमारा जो एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम है उसको कंप्रोमाइज़ किया और पूरे उस साइफ़र के अंदर और उस ब्रीफिंग के अंदर जिसमें वो कहते हैं कि मैं ख़ुद मौजूद था, किसी थ्रेट का या किसी वो जो कॉन्स्पिरेसी का कोई जिक्र था ही नहीं। और बुनियादी तौर पर एक ये बात तय हुई थी कि जो डोनाल्ड लू की लैंग्वेज है वो दुरुस्त नहीं है, तो उसके ऊपर हमें उसे डीमार्च करना चाहिए, सफारती एहतजाज जिसे कहते हैं। और सफारती एहतजाज की बात कब हुई थी? 7 मार्च की मीटिंग है अमेरिका के अंदर होने वाली और 27 मार्च के जलसे को इमरान ने लेटर लहराया। उससे पहले तक ये बातें किसी को बताई नहीं गई। 28 को काबीना का इजलास होता है, उसके बाद जाकर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया। उस दौरान इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई, जिसके बकौल आज़म खान के ये साइफ़र देखते ही इमरान खान के चेहरे के ऊपर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने कहा कि ये मेरे काम आएगा। एक अमरीकी ऑफिशियल की गलती जो है मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन से बचने और अपोजिशन को दबाव में लाने के लिए एक मौका फ्राहम कर रही है। और उसमें जो गवाहान की लिस्ट है जो हमारे ब्यूरो ने फ़ाइल की है उसके मुताबिक ये दोनों लोग गवाहान की लिस्ट के अंदर भी शामिल हैं। आज जो हमारे पास पैनलिस्ट हैं उनसे इन दोनों इश्यूज़ के और नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक दरख्वास्त दायर की गई है उनकी ज़मानत के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस पैनलिस्ट में शामिल हैं हारून रशीद साहब हैं पाकिस्तान बार कौंसिल से, इसके अलावा डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहब हैं हमारे पास रहनुमा हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से सीनियर रहनुमा हैं और माहिर कानून भी हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नवाज़ शरीफ से शुरू करते हैं। डॉक्टर फिरदौस आपको मैं आज दिन सारा जब दरख्वास्त दायर हुई तो याद करता रहा। पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आई थी तो इन्होंने कहा कि अगर 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ गया, तो मुझे जाते हुए यहाँ रुखसत होते हुए कह रही थी कि अगर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नवाज़ शरीफ आ गया ना तो फिर वहाँ से 90 दिन शुरू कर लेना, फिर 21 जनवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। तो अभी 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। तो डॉक्टर साहब आपके 21 अक्टूबर के ऐलान से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा सा जो रोड मैप है ना उसके ऊपर साइन हो गए सारे बड़ों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नदीम भाई आपका शुक्रिया। देखें, एक है जनरल परसेप्शन और एक है रियलिटी।
22 साल से हम लोग भी इस सियासत के अंदर जो है वो खाक छान रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं समझ में आ जाती हैं। और वो कोई कहे या ना कहे, हालात वाक़यात और सूरत हाल बता रही होती है कि आंधियों के रुख क्या होंगे। और वो आंधियों के रुख जो होते हैं उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जब आंधी और तूफ़ान चल पड़े तो फिर आप खामोशी से देखो कि उसके सेटल होने के बाद नुकसानात का उसके बाद जायज़ा लें। तो नवाज शरीफ आंधी तो तूफान समझ रही हैं आप? ये इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक 21 नवाज शरीफ की अक्टूबर डील का, हुई है कि नहीं, एक जुमले में बता दें, नवाज शरीफ की डील हो गई? देखिए डील तो मुझे नहीं पता कि वो किससे हुई है, लेकिन दाल में कुछ काला डील हो गई है ना, जिससे भी हुई है। मैं ये नहीं कह सकती कि हुई है, लेकिन दाल में कुछ दाल काला में कुछ जरूर काला है। अब दाल में काला कैसे ढूंढे बैरिस्टर साहब? जो इल्ज़ाम लगा है वही बताए। देखो हम तो ये समझते हैं कि वो हमारी राय में कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी के सरबराह हैं, बिल्कुल जालसाजी के साथ एक बैनुल-अक़वामी मंसूबा बनाकर उनको हटाया गया और एक जाली इस बैनुल-अक़वामी मंसूबे के पीछे भी अमेरिका था या कोई और? देखो मैं नाम नहीं लेता, मैं बहुत सारी चीज़ों का एनी विटनेस हूँ। इसमें कौन था? इसमें वो इमरान खान का साइफर भी मैंने डिस्कस करना है ना, आपने भी अमेरिका का नाम। मैं आपको बताऊँ, सी पैक चुभता था और बदकिस्मती से कुछ हमारे दोस्तों ने भी साथ दिया था। बस आप मुझसे बेहतर जानते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि मैं बाकायदा तौर पर फॉरेन पॉलिसी का तालिब इल्म हूँ, तो एहतियात। लेकिन ये बात तय है, क्योंकि मैं कुछ मुज़ाकरात का भी हिस्सा रहा हूँ। लेकिन अमेरिका इसमें कहा था सर, मैं माजरत के साथ सी फौज के साथ लड़ाई थी। सी पैक तो जिन्होंने हटाया था वो अमेरिका यहाँ आके नहीं था। वो बैनुल-अक़वामी तौर पर एक कंजीनियल माहौल था, उनको भी यही चाहिए था, इनको पावर स्ट्रगल चाहिए थी, इनको अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी, मिलजुल की होता है ना, काम ऐसा चलता है। लेकिन बहरहाल जो होना तो वो हो गया। ये आप इसका मतलब है कि वो फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर इमरान के बाद आप दूसरे शख्स होंगे जो अमेरिकी साजिश का इल्ज़ाम आए थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा साजिश का, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत से सी पैक की वजह से अमेरिका नाराज था, हम पे बहुत दबाव था उनका। तो होगी ना साजिश? आप बराह रास्त कह रहे थे, घुमा के कह रहे हैं, इमरान ने बराह रास्त खाते रात कह दिया था। बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारा मौका रशिया के साथ करीब होना, चाइना के साथ करीब होना अमेरिका को पसंद नहीं है। इमरान भी यही कहता था, मैं रशिया और चीज़ कहता है खान साहब, देखो और चीज़ कहता है, जो डिमार्श आते हैं ना, जो असद ने भेजा था बतौर ह्यूमन राइट मिनिस्टर, मैंने 85 देखे हैं। बेस्टर आपके सामने आता है, ऐसे सख्त बातें करता है, आपको लिख के वो रोज़ भेजते हैं। खान साहब ने तो बादशाही की ना, ये तो इन्होंने अपनी अंधी पावर के जोश में मुल्क का बैठा दिया। कुछ ऐसा वहाँ से अमेरिका से किसी सफीर ने भेजा था कि मेरे भाई यूरोपियन की छुट्टी हो जाएगी? यूरोपियन नहीं, ये तो नहीं होती छुट्टी, कहते हैं यूरोपियन यूनियन का जो सफीर होता है ना, एक बच्चा पकड़ा जाए, एक कोई मिनार्टी का आदमी जो है वो नहीं, आप सी पैक कर रहे हैं, अगर नवाज शरीफ को ना हटाया तो आपकी छुट्टी। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें निशानी इबरत बना देंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा, नहीं हुआ। ये वर्ड कहते हैं, किताबों में हमने नहीं पढ़ा, जलसों में सुना है कि हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को कहा। भुट्टो को कहा? नहीं, किताब किसी में नहीं है। नहीं, उसमें एक खत भी आया था ना उसका। नहीं, वो खत में ये नहीं था, मुझे मालूम है। साइरस वैंस, देखो वही खत था जो भुट्टो साहब ने राजा बाजार में लहराया था, जैसा सैफर लहराया गया, भुट्टो की काफी प्रोग्राम, मुझे मालूम है इस बात। उसकी लैंग्वेज ये नहीं थी। देखें, कौमें जिनको नापसंद करती हैं, एक दूसरे की बातें लिखते रहती हैं, आप ये करें, आप ये ना करें। सी पैक के खिलाफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी तयशुदा बात, उनको नहीं पसंद। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मियाँ साहब एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, इलेक्शन फेयर होने चाहिए, वो तजर्बाकार आदमी आएँ। पहले भी जो भी पाकिस्तान के बड़े मंसूबे हैं, हम खुश रहें ना खुश रहें, उन्होंने शुरू किए, आए, लेट दे ही प्लेज रोल इन पाकिस्तान। एक आर्टिफिशियल तरीके से उसको यहाँ से हटाया गया, ये एबेरेशन ख़त्म होनी चाहिए बस। अच्छा हारून साहब, आपसे पहले तो नवाज शरीफ की ज़मानत के ऊपर ही पूछ लें। नवाज शरीफ की हैसियत इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग थी, एक सज़ा याफ्ता वाली हैसियत है उनकी। जब वापस आएंगे वो प्री अरेस्ट बेल लेने जाएँ, आज नैब वाले पहले ही वहाँ से मौजूद थे। आपको पता है जब डील हो रही हो ना तो सारे मोरे होते हैं ना अपनी जगह पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा मैं एक और केस में आया हुआ था, तो मैंने इनके आर्गूमेंट तो सुन लिया, हमें कोई इतराज़ नहीं, वापस आते तो आने दें। उस पर वो एक जज साहब नाराज़ हुए हैं, तो कल तक की तारीख डली है कि नैब का आप रिस्पॉन्स दें। नहीं तो वो कह रहे थे अभी दे दें, हमें कोई इतराज़ ही कोई नहीं है, कहानी मुकाए। तो लगता यही है कि कहानी अंदर से ओके है, ऑल वेल, मियाँ साहब को क्लियरेंस मिल गई है। देखिए मलिक साहब, वो तो क्लियरेंस की बात एक अलग चीज़ है, लेकिन जब कोर्ट को अगर देखेंगे आप, तो कोर्ट ने परमिट किया था मियाँ साहब को कि वो बाहर जाएं और इलाज के लिए जाएं, और सेकेंडली गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया था, इसीलिए मियाँ साहब बाइक गए भी। और
इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई कि मियाँ साहब को वापस लाया जाए। 4 साल सब ने 4 साल रहे हैं मजे से, लेकिन वो कॉन्सेंट से रहे हैं, गवर्नमेंट की कॉन्सेंट से। सही है। और उनका इलाज होता रहा है, या तो गवर्नमेंट उनके रेड वारंट दे देती, सारे बड़ों की इंटरपोल को सब बड़ों की वारंट दे देती, एस्टेब्लिशमेंट की भी कॉन्सेंट। तो अब होता है जस्टिस सतर मिनिल्ला की ऑब्जर्वेशन, बात चीज़ें जो है ना वो याद रहती हैं। वो कहते थे कि आप गारंटी करें कि वो 2 दिन नवाज शरीफ को कुछ होगा नहीं अगर आपने 2 दिन लगाए। अब कोई बंदा अगले लम्हे की अपनी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकता, तो वो हुकूमत से ज़मानत मांग रहे थे कि 2 दिन नवाज शरीफ रहेगा। जैसे सतर मिनिल्ला की और इसमें मैंने कंटेम्प्ट भुगती थी। मैंने ये कहा था कि ये अल्लाह को पता है कोई कैसे किसी की अगले लम्हे क्या अपना नहीं पता जी। तो इसमें मुझे कंटेम्प्ट सर्व हुई और फिर मैंने वो उनकी कोर्ट में कई हाजिरियों के बाद वो मेरी जान छूटी। माफी मांग लेनी थी तो आपने। जब उन्होंने ये रिलीफ दिया गया कि वो बाहर जाएं, वापसी पे क्या होगा? तो स्टेट की तरफ से कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी कि अगर ये बाहर जाएं तो हमें एतराज़ नहीं। अब क्या होगा वापसी? अब वापसी पे ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है और हाई कोर्ट के पास 561 ए के तहत पावर्स हैं कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। वो बेल ज़ाहिर है वारंट निकले हैं तो वो कैंसिल भी हो सकते हैं, और अगर वो नहीं कैंसिल होते, सजा याफ्ता भी हो तो फिर भी कोर्ट से गए हैं ना, कोर्ट से गए हैं तो कोर्ट अपने वारंट वापस ले लेते। किसी सजा याफ्ता को आज तक प्री रेस्ट नहीं मिली। प्री रेस्ट नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर पहले तो अगर कोई सजा याफ्ता इन एब्सेंशिया हो तो जब वो आ जाए तो एविडेंस को देखा जाता है कि अगर ये एब्सकॉन्डर थे, सजा याफ्ता तो जाने से पहले ही थे ना, वो थे, लेकिन उस सजा को देखें आपके उसी केस में मरियम साहिबा बरी हो गई, तो यहाँ से भी बरी हो जाएंगे, लेकिन जेल जाके बरी होना। मैं तो कहता हूँ बरी हो जाना चाहिए। वासिफ का केस सारा झूठ के ऊपर मबनी है, गढ़ा गया है। मैं तो चाहता हूँ बात है। और अगर जेल, अगर आप ये कहते हैं कि वो झूठ पर मबनी है, आप भी कहते हैं और कोर्ट भी कहती है कि ये केस मेड आउट नहीं जेल का क्या करें सर? तो वो जेल जाना फिर जरूरी नहीं होता, जाने जरूरी तय हो गया जी। नहीं, ये सर इसकी मिसाल आज तक है नहीं है 75 साल। नहीं है, काफी है हमारे रिकॉर्ड। मिसाल दें किस केस में? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं। किस केस में? हम जरा पहले बात समझने, कोई शख्स जो जेल टर्म काट रहा हो, लेकिन इन दोनों वकला की लगी है कानूनी अदालत, मेरी है अवामी अदालत। ठीक है, आप क्या मैं ये कहती हूँ कि कानूनी अदालत में अगर ये दोनों कंसेंसस कर लें कि जनाब कानून में स्पेस है और वो आएंगे और वो वर्ल्ड कप लहराते पब्लिक में जाके जलसा कर लेंगे, तो जो हमारी पब्लिक परसेप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब की इस मुल्क के साथ जो टाइज हैं, शनाख्त है, आइडेंटिटी है, ये उनका मुल्क है, उनको आना चाहिए, बल्कि उनको जाना ही नहीं चाहिए था, जो मर्जी हालात होते। लेकिन अब वो आ रहे हैं। हम सियासी खिलाड़ी हैं, सियासी मैदान में हम उनको फाल देखना चाहते हैं, हम उनका सियासी अंदाज से मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन जो कानून और अवाम की अदालत है, क्योंकि वो खुद से अपने आप को एग्जैनुरेट ना करे, वो खुद से अपनी अदालत लगा के इवन फील्ड में क्लियरेंस करके अपने आप को, तो यहाँ 21 तारीख को 21 तोपों की सलामी लेने के मजाज और मूड में ना आए। वो ये सोचें कि भी मैं 21 तारीख को 21 तोपों की सलामी के साथ वो चाह रहे हैं ना। और जो माशाल्लाह PMLN की तैयारियां हैं, वो ऐसे इंडिकेशन है कि जैसे वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं और हमने उनको रिसीव करना है और हमने उनको पब्लिक के कटहरे में सुरखरू करना है। अदालत का कटहरा उनको सुरखरू करे, वेलकम। उससे पहले अगर वो वहाँ जाते हैं तो ये एक आपके आईनी और कानूनी जो स्ट्रक्चर है और निज़ाम है, उसके मुंह पे तमाचा। लोग ताकतवर का पाकिस्तान और समझेंगे, कमज़ोर का आइन और कानून और समझेंगे। तो मियाँ साहब के लिए भी जो उनकी लीगल टीम है, जो उनकी वेलविशर है, जो वाकई चाहते हैं कि पब्लिक में उनकी जो पोजीशन है वो बहाल रहे और लोग उनको ओन करें, तो उनको उन्हें अदालत लेके जाना चाहिए। पहले अदालत से रिलीफ लेके फिर पब्लिक में जाना चाहिए। अदालत ही जाएंगे पहले, नहीं अभी भी अदालत गए, अदालत ही जाएंगे। मैं अर्ज करूं, उन्होंने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। पहली बात ये उनकी यानी कि एक कोर्ट को रिक्वेस्ट ही की है ना कि हमें कोर्ट न दे, कल उनको जेल चले जाएंगे, हम पेश हो जाएंगे। कोर्ट के पास अदर ऑप्शन है कोई, मतलब कोर्ट में ना जाने के अलावा? नहीं, ना जाते तो फिर डायरेक्टली आ जाते, फिर भी जाना था। फिर भी जरूरी अदर ऑप्शन कोई नहीं है। नहीं सर, फिर जरूरी क्यों नहीं है? जरूरी नहीं है। एक बंदे को सजा हुई है तो जरूरी क्यों नहीं है वो कोर्ट में आ जाते, पेश हो जाएंगे। अगर जी कोर्ट उनको करती है ना एग्जैनुरेट और कहती है गो हेड जी, हमें अब मतलूब नहीं, हम मुअत्तल करते हैं आपकी सजा, तो वो आए मैदान में सियासत के अंदर। फिर जाहिर है हर एक का हक है सियासत करना। मुझे खुशी तो नहीं हो रही,
लेकिन बहरहाल मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हमारी सियासत हिकमत अमली के बारे में हमें मुफीद मशवरे दिए। और दूसरी बात ये कि उन्होंने फरमाया कि आप मियाँ साहब को इस तरह वेलकम कह रहे हैं जैसे कि वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। चलो हमने इतना ही किया ना, इन्होंने तो इमरान खान को ऐसा बना कर आया जैसे मसीह अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। नहीं खैर ये तो और रियासत मदीना का खलीफा तो ही ने इस्लाम नहीं, ना नहीं, करे यही और था। तो ही ने पैगंबर ना करे, इस पे मौलवी हाथ जुटेंगे आपको। मैं एक तो पहली बात तो मैं किसी की बात को टोकता नहीं हूँ, मेरी बात ना टोके। दूसरी बात ये कि आप लोगों का दावा था ये कि रियासत मदीना है, हम तो उस मकाम पे अभी फैज नहीं होने वाले, लिहाजा हमें ऐसी बातें न बताएं। दूसरी बात ये देखिए, दूसरा मैं मालूम है सारा। दूसरी बात ये है कि बेल होती क्या है, मियां साहब कह क्या रहे हैं, आप भूल जाएं पॉलिटिक्स को। सादा लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं कि जनाब मैं चला गया था, गलत या सही, मैं अब आपके सामने आके पेश होना चाहता हूँ, आप डिसाइड कर लेना मुझे जेल भेजना है या मुझे आपने ज़मानत देनी है। अभी भी उसी जज के पास गए, इनके पास 100% इख्तियार है बेल न लें। और अगली बात आप नैब की बात करें ना, प्रोटेक्टेड बेल में मैंने ज़िंदगी में कभी प्रोसिक्यूशन को नोटिस नहीं देखा, मैं भी प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, कभी नहीं करते। आप मेरे साथ कल चले जाएं इधर सेशन कोर्ट में, सबसे पहले मर्डर की बेल बिफोर अरेस्ट जब लगती है ना, मर्डर में मियाँ साहब की जो सज़ा कितनी है यार, पहले ऐसे देते हैं। ये हमने मामला को पोलिटिसाइज किया हुआ। हाँ, जब अगली बेल जब तारीख पड़ेगी, मियाँ साहब आएंगे, उस वक्त नैब मुखालफत न करे तो और बात है, उसको मुखालफत करना है और यही कानून ज़ाब्ता है। और अगली बात ये है, कानून कहता क्या है, कानून ये कहता है कि एक आदमी को आपने सज़ा दे दी, बेल हम क्यों लेते हैं, कल अगर वो छूट जाएगा तो वो दिन कहाँ जाएंगे उसके, और अगर सजा लेगा हम उसको जेल में पूरा करा लेंगे। तो सब जाके मुश्किल से रात एक बसर करनी थी कोट लखपत में, ये पॉलिसी मैटर है। अगर तो उन्होंने पाकिस्तान, आप कहते हैं कि वो रात जाना ही नहीं, हालांकि गए कोट लखपत से थे, वो कहते नहीं उधर नहीं जाना, सीधा जलसा। मैं आपको, ये उनका ऑप्शन है कानून के अंदर। अगर कानून में ये ऑप्शन नहीं है तो दो फाजिल जज बैठे हैं, वो इनकार कर दें, हम जेल चले जाएंगे। कल नई मिसाल बनेगी, कल बिल्कुल नई मिसाल, बेल जो है ना, एक सजा याफ्ता शख्स ऐसा नहीं है, बेल मिलेगी। अगर ये डॉक्टर साहब को पता है, ये जो बता रही है, जेल में जाते ना, डन डील, अगर कल बेल भी जाते तो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो बेल हो जानी थी, अपील जो है वो डिसाइड हो जाए और बरी हो जाने। तो क्यों नहीं गए, हफ्ता में जेल चूर रहे हैं, फॉरवर्ड गए जेल से थे, फिर जरूरी तो नहीं है ना जेल गए थे, बेल पे गए थे, जेल से गए थे, जेल से गए थे। देखिए बेल कंडीशन, ब्रेक ले, बेल कंडीशन में मसला है ना, बेल कंडीशन उन्होंने वायलेट। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तो बातें कर ली, लेकिन जो प्रोग्राम जहाँ से आगाज़ किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने बहरिया टाउन का मामला है, तो मैं हारून साहब पहले आपसे पूछूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ख़ुद कसूरवार है। पैसे सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश रही, क्यों नहीं पूछा कि पैसे कहाँ से आए? मेरे ख्याल में ये साबका सुप्रीम कोर्ट थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट जो बेंच बैठा हुआ है, वो इस सारे मामलात को क्लियर कर देगा। जो भी इलीगैलिटी या इरेगुलरिटीज़ हुई हुई हैं वो सारी टैकल हो जाएंगी। और ये जो अमाउंट जिधर जानी, एक जस्टिस बंदियाल ही गए हैं ना जी, बाकी तो सारी सुप्रीम कोर्ट उधर ही है। नहीं, मेरा मतलब एक चीफ साहब हैं, उनके साथ बेंच है। अब हालात कुछ ऐसे नहीं है कि वो जो एज परफेक्ट काम। मैं तो इसकी सच्चाई जानना चाहता हूँ कि इसके ऊपर सवाल किसी ने क्यों नहीं पूछा कि 190 मिलियन पाउंड नहीं पूछा है, सारी चीजें आज पूछा ना जी, पहले क्यों नहीं पूछा? कैसे पूछा, बात कर ले, बताता हूँ डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए कि ये एक एग्रीमेंट जो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और एनसीए का, नेशनल क्राइम एजेंसी का, उसके मुताबिक ये अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी, रियासत पाकिस्तान के टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जब आगे गवर्नमेंट बैठी हुई थी, कैबिनेट में बैठ के एक बंद लिफाफे पे सारों से कंसेंट ले ली कि इस पे आपने साइन करना है हर शख्स को। पहले एक दफ़ा वो उस पर साइन नहीं हुए थे, दूसरी दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट की मीटिंग की तो उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा सीरियस मामला है, इस पर सारे कंसेंट दे, तो उन सारों ने दे दी। उन्होंने पढ़ा नहीं था, जुबान बंदी। हम प्रोग्राम में सवाल करते थे, हमें जवाब ही नहीं थे देते, कहते थे इस पे बात नहीं देते थे। तो इस तरह से मुल्क नहीं चलते अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर फिरदौस आप उस मीटिंग में थी? जी, मैं बदनसीब ना सिर्फ मीटिंग में थी बल्कि मुझे बड़ा जोश चढ़ा कि ये पीटीआई का जो था इस कौम के साथ कमिटमेंट कि हम लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, तो ये उसकी पहली किस्त आ गई है।
तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो मैं जाके पार्लियामेंट के अंदर एंटर हो रही थी, तो मीडिया ने मुझे रोका कि मैडम प्रेस टॉक क्यों नहीं कर रही है, हमें इस पे 2-3 सवाल ले। अच्छा, मैं वो डाइस पे खड़ी हुई, तो मैंने कहा जी इमरान खान साहब ने इस कौम से जो वादा किया था कि मैं लूटी दौलत वापस लाऊंगा, तो मुबारक हो आपको, उसकी पहली किस्त आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि किससे आई, वो नाम भी तो बताएं ना। तो मैंने कहा एक बहुत बड़े टाइकॉन बिजनेस और प्रॉपर्टी के और उनके। तो उन्होंने कहा आपको डर लगता है उनका नाम लेते हुए, आप नाम क्यों नहीं ले रही? मैंने डंके की चोट पे, क्योंकि लाइव चल रहा था, वैसे तो आपके मीडिया के हाउसेस की जरूरत नहीं है कि उनका नाम जो है वो अपने चैनल्स पे चलाएं और इस केस को किसी उस तरह से एलैबोरेट करें। ऑफ कोर्स उन्होंने क्या किया कि मैंने नाम भी लिया, मैंने डंके की चोट पे कहा कि मलक रियाज एंड फैमिली, और उनका मैंने प्रॉपरली कहा कि भाई ये वहाँ पे जो इल गॉटन मनी थी वो रिकवर होके हमारे पाकिस्तान उसमें एक प्रॉपर्टी हुसैन के साथ भी लिंक्ड है, हसन या हुसैन के साथ 50 मिलियन पाउंड। उसका ये हुआ मलक साहब कि जो ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब वो तो चल गई लाइव, क्योंकि मैं लाइव क्या बोलने वाली हूँ नोबडी नोज, सारे चैनल्स ने उसको कट कर लिया। उसके बाद जो है वो मुझे मैसेज आया मलिक साहब के साहबजादे का, क्या अली का, कि मैंने आपका खसूसी शुक्रिया अदा करना है कि आज आपने वहाँ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने खड़े होके हमें चोर, लुटेरे और करप्ट साबित किया। और आप आज तक किसी की ये जुर्रत नहीं थी कि मेरी और मेरी फैमिली के हवाले से कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करता, आपने ये किया। तो ये इमरान ने क्या कहा इस पे आपको? मैंने बड़े, उसके बाद भी मेरी पीएम ऑफिस में मीटिंग थी, इसी पे हमारी स्ट्रेटजी मीटिंग थी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की कि क्या करना है। तो मैंने कहा जी सर पहले तो इस अवाम को दूर करें ना कि ये मैसेज सुने और इसका इलाज किसने करना है, क्योंकि मैंने उसके बाद कॉलिंग की, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उसको वॉइस मैसेज किया, जो मेरा स्टाइल है, आपको पता है कि उनकी तरफ से जब एक गलत बात देख लांगी मैं तो ऑफ कोर्स। तो उसके बाद उन्होंने खान साहब से मैंने कहा कि देखें आप इसको कहते हैं ये हमारी अचीवमेंट है और कोई इसका क्रेडिट नहीं ले रहा। क्या बोला जाके हमने वो क्रेडिट लेने की कोशिश की, ये मैसेज है। तो ये साहब जो सामने बैठे हैं जिनका नाम शहजाद अकबर है, इनसे आप पूछें कि ये क्लैरिटी करें कि इनको मीडिया में जाके ये बताते क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एसेट रिकवरी यूनिट को हेड कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि क्या है शहजाद, तुम थोड़ी देर इनसे लहदा बैठ के ना इनको ब्रीफ करें। जब वो मीडिया स्ट्रेटजी ख़त्म हुई मीटिंग, तो मैंने कहा जी हजूर बताएं इसके अंदर सीक्रेट क्या है। जो उन्होंने कहा जी तो आपको किसने कहा था ये मीडिया पे जाके बात करें? ये किसने? भाई शहजाद अकबर ने कहा कि किसने कहा मीडिया पे बात करें? आपने देखें, अगर आप इसको पब्लिक करेंगे, हमने उनके साथ जो एग्रीमेंट किया है वो अभी पहली इंस्टॉलमेंट आई है, सीक्रेसी जो है उसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर आप जा के इस तरह बगले में जाएंगी और डिस्कशन में लाएंगी इसको, तो ये तो वो बाकी की अमाउंट रुक जाएगी। तो ये तरीकाकार नहीं, हमने कुछ उनके साथ एग्रीमेंट किया और ये पैसे जो हैं वो पब्लिक के पैसे ज़रूर हैं, हम लेके आए, गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि आप इसको पॉलिटिसाइज और पब्लिक नहीं करेंगे। तो इस शर्त पे अब आपने इस पे बात नहीं करनी। मैंने कहा जी मैंने तो इस पे, क्योंकि ये आपका काम है, आप बात करेंगे, लेकिन ये इलाज किसने करना है? उसने कहा जी अली ने गलत किया, ज्यादती की, मैं अभी उससे बात करता हूँ। देन ही कॉल्ड हिम एंड देन अली अपोलोजाइज। और बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब से पूछते हैं। बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब, ये मामला इतना आसान नहीं है। आज मैं चीफ जस्टिस साहब के टिकर पढ़ रहा था, स्क्रीन के ऊपर चल रहे थे बड़े बड़े वो फटे से, कि ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच क्या होता है। सही है, इस केस में भी इम्प्लीमेंटेशन बेंच है और आज 3 इम्प्लीमेंटेशन बेंच थे। मेरा ख्याल है कि उनकी तनख्वाह भी जो जज साहब की है वो सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज साहब के बराबर ही है, जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच का रिटायर्ड जज साहब जो सरबराही कर रहे हैं। नहीं बना जज, बेंच बना नहीं है। जो ये बैरियर टॉन वाले केस, बेंच नहीं बना, नहीं बना। उसमें हुआ ये है, जजमेंट आई, 3 जजमेंट्स हैं बैरियर टॉन के बारे में। एक कराची वाली है, एक लाहौर वाली है और एक ये बड़ी इस साइड की है, ये इस्लामाबाद की। उसमें मैं भी एक पार्टी का वकील हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले वो जजमेंट दे दी उन्होंने, और ये कहा, बेंच था, कि जनाब चीफ जस्टिस साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि जजमेंट हमने जो दी है ना, इस पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप एक बेंच बनावे।
ये पहली दफ़ा बेंच पाकिस्तान की हिस्ट्री में बना था पनामा में, उससे पहले कभी नहीं बना। इंडिया में एक दफ़ा बैरियर टाउन की जो कराची वाली मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला केस है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन बेंच है जी, बेंच है उसमें है इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, दो मुख्तलिफ चीज़ें ना। एक है इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो 3 जज आज बैठे थे, जो आज नहीं, वो डिफरेंट है। एक उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने ये पैसा आप इस्तेमाल जो है ये सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में करना है। उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा, चीफ मिनिस्टर का नुमाइंदा होगा, गवर्नर का होगा, AG होगा, फलां होगा, सरकारी मुलाजिम, जज साहब भी हैं, वो कौन जी रिटायर नहीं, अभी बनाना था मुस्लिम हानी को या फैसल अरब को, फैसल अरब पोस्ट जी वो जजमेंट भी उन्होंने दी थी ना यार, अब क्या बताऊं आपको, मुशर्रफ केस में भी वो थे बस ज़्यादा बात भी फैसल अरब साहब की है, मेरे ख्याल में इजाज़त अफजल की है। उसमें बाद में ये है कि वो बेंच केस लगा ही नहीं, लिखा था जिस किताब में कि इश्क हराम है वही वो किताब गुम, बड़े मज़े की बात है। वो तो 4-3 साल का था ना, ये जो मरी वाला ये है ना, इसका फैसला हुआ 18 में, आज तक नहीं लगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ना लगने की वजह, मैंने ब्रेक पे जाना, वेरी शॉर्ट जी, केस ना लगने की वजह, बड़े बड़े मजबूत लोग, उन मजबूत लोगों की वजह से केस ही नहीं लगता। क्यों लगता? सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसा हो जाता यार। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, मैं लफ्ज सख्त दलाली तो नहीं कहना चाहता, नहीं गलत लफ्ज है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं आप बोल, मैं सुप्रीम कोर्ट ने इस जो चलो जी शेख अहमद सईद साहब ने जो उन्होंने 460 बिलियन दे दें, ये किस कानून साहब में कहता है? ये तो है ही नहीं। वो किसने करवाया था? किसने करवाया? हमें सबको पता है, कराने वाले फैज साहब थे ना, और कौन था? और ये किस खैसियत में इन्होंने किया था? आज इससे भी सवाल उठा है। इसके ऊपर आपसे सवाल उठेगा, जवाब देंगे अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को आपसे पूछा जाएगा। मुझे पूछा जाऊंगा तो मैं सीधी सी बात करूंगा। आज उन्होंने इशारा भी किया, ये जो कह रहे हैं ना जयगौधरी केस, ये ख़त्म होना चाहिए। सिंध के आवाम को, अच्छा कमाल देखें, वो सिंधियों का पैसा आज तक हड़प किया, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, वो पैसा भी नहीं दिया सिंध को, गरीब मिस्कीन हारियों को। वापस होना चाहिए ये सारे का सारा मसला। और अगर करना भी है तो मार्केट रेट पे लेकर सिंध को पैसा दे। ब्रेक ले लीजिए, ये मजाक ना बनाए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी है और इस्तेहकाम पाकिस्तान में कुछ लोगों की शमूलियत का भी इम्कान है 21 अक्टूबर को। डॉक्टर साहब कुछ रोशनी डालें, वो शख्सियात कहाँ से आ रही हैं जिनकी ज्वाइनिंग होनी? मलिक साहब, आपको पता ही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक अवाम राब्ता मुहिम जो है उसको मुख्तलिफ ज़िलाई और रीजनल लेवल पर शुरू कर दिया। खानेवाल में हमारा पहला जलसा हो रहा है, इसके साथ सीरीज़ ऑफ हमारी जलसे हैं जो कि 9 जलसे। 21 को किसने शामिल होना? 21 को मल्टीपल, आपको पता है कि हमारी जमात हर एक को खुले बाजों के साथ वेलकम कर रही है और जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। और पाकिस्तान के दो लोगों की इस वक्त डील है, मैं ऑन एयर भी कहूँगा, एक नवाज शरीफ की डील है और एक इस्तेहकाम पाकिस्तान की, और KP में परवेज खट्टक की डील है। तो आप लोगों ने आना तो है, किसी सीयत में आना है अभी मुझे नहीं पता, वजन कितना होना है। पाकिस्तान पार्टी की डील अवाम से है और हम अवाम से डील करने जा रहे हैं और इसीलिए हम जो है वो जो आज भी हमारी मीटिंग हुई है और उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। किसने शामिल होना है? देखिए, ये तो अब पटारे से जब वो कोई निकलेगा है तो कहाँ से, ये बता दें किस इलाके से? देखिए, एक नहीं है, हमारी कोशिश है कि 21 तक और उस मैक्सिमम अक्टूबर तक जो हमारी टीम के साथ जिसने जुड़ना है और फिर पब्लिक के अंदर जहाँ हम जाए वहाँ के नामवर इलेक्टेबल और जो उस रीजन के अंदर दोज हु मैटर, हम उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। ठीक है जी। बैरिस्टर साहब, एक केस रह गया जी पूछना आपसे, साइफर वाला। साइफर में आज़म खान का 161 का स्टेटमेंट, पहले तो ये 161 भी आप बता दीजिए। आज़म खान का स्टेटमेंट बड़ा सख्त है, वो कहता है कि मिलिट्री को टारगेट करने की और सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए इमरान ने इसको खेला है इसके ऊपर। और असद मजीद का 161 का स्टेटमेंट कहता है कि इससे हमारी फॉरेन जो डिप्लोमेट्स की कम्युनिकेशन का नेटवर्क है उसकी इंटेग्रिटी जो है वो बुनियादी तौर पर क्वेश्चन हो गई है और कहीं वहाँ थ्रेट का या कॉन्स्पिरेसी का जिक्र था ही नहीं। दोनों का 161 का बयान है। ये क्या है 161 का बयान? जब कोई जुर्म होता है उसकी तफ्तीश होती है, तफ्तीशी अफसर जो किसी गवाह का या मुलजिम का बयान लिखता है उसको 161 का 161 का बयान कहा जाता है। तफ्तीशी अफसर के सामने इन लोगों के मतलब वो जो डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट जो इन्होंने साइन किए हैं। अलबत्ता गालिबन मैंने जो अखबार में पढ़ा है, आज़म खान ने अदालत में जाकर
मजिस्ट्रेट के सामने भी ऐसा बयान दिया जो 164 का होता है। हाँ, उसकी लीगल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये 161 की मेरे पास ये 161 है, तो इसकी लीगल वैल्यू उतनी नहीं है, लेकिन करायन और हालात यही बताते हैं। सबको पता है कि ये ऐसा ही हुआ होगा और यही खबर ऐसी ही होगी, लेकिन वो जो अदालत में उसने बयान दिया है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। वो बिल्कुल उसने यही दिया है। और मैं आपको बताऊँ, ये एक मजाक सा हमने पाकिस्तान के साथ किया है। देखिए, कुछ मामलात ऐसे होते हैं। आज़म खान का आपने वो स्टेटमेंट की कॉपी मैंने देखी हुई, मतलब वो अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़े ना, तो वो हर एक स्टेप को इंडोर्स कर रहा है आज़म खान। जी, बिल्कुल यही है। मुझे फ़ोन आया, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, फिर फॉरेन सेक्रेटरी को हमने कॉल किया, शाह महमूद को बुलाया, वो प्ले जो कहते हैं ना, प्ले करेंगे। उन्होंने कहा कि एक यूएस ऑफिशियल की गलती है, मेरे काम आ जाएगी, देखना अब इसको मुझे अपोजिशन को दबाना कैसे। मुझे दुख ये होता है, एक मिनट, मुझे दुख ये होता है कि हम पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, हम एक बुत बना रहे थे, हमें मालूम नहीं था इस बंदे की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्या है, और उसने लोगों को जो कहानियाँ बताएं। बस मैं एक शेर इकबाल का सुनाना चाहता हूँ, है तो मुश्किल लेकिन आसान करके। एक हसन ने सबा होते थे किला अलमूत में, जो लोगों को नशा पिला के बंदे मरवाते थे। इकबाल ने उसका एक हवाला दे के कहा है कि साहिर अलमूत ने दिया तुझको बरगे हशीश, हसन ने सबा ने तुम्हें भांग पिलाई। वो तू नादा समझता है कि ये है शाख नबात, तू समझता है कि ये मिस्री की डली है। सारा ड्रामा ये हुआ है। और पाकिस्तान के फ़ैन काम में तल्लुकात हों, समाजी रिश्ते हों, अदालतें हों, हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशन हो, सियासत जमात, उसने उसको ना तहस नहस कर दिया। साइफर के ऊपर आपसे ही पूछ रहा हूँ, फिर डॉक्टर साहब से एंड पे लेते हैं। साइफर के ऊपर आपको क्या नजर आता है? इन दोनों बयानात को आपने भी पढ़ लिया। देखें ना, जो आप की बात करते हैं 161, वो CRPC के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है तफ्तीशी ऑफिसर के सामने। और उसके अलावा जो 164 की स्टेटमेंट है, वो एक किस्म की कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है, और उसमें एक अलग विटनेस बन जाता है मैजिस्ट्रेट साहब कि ये जो आपके ख्याल में ये भारी डॉक्यूमेंट है, मुश्किल पेश है? जी, मैजिस्ट्रेट साहब भी बतौर विटनेस पेश होंगे। अभी तो 161 है, 164 भी हो चुका है। 161 को फर्दर सपोर्ट जो मिली है 164 हो चुकी है। 161 डॉक्टर साहब से भी क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें। जी, मैं साइफर जो है वो एक ऐसा बयानिया था जो हमारे अवाम के जज्बात एहसास से खेलने की एक ऐसी साजिश थी। नहीं, जो साइफर है ये कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए मजमे में ये लहराया कि ये वो साइफर है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में उसकी वायलेशन एक लाइन में डॉक्टर साहब जी, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये हमारे मासूम ज़हन जो हमेशा से ये समझते रहे कि फ़लान का जो यार है वो गद्दार है, और वो उसको कैश कराया, उन्होंने उनके जज्बात से खेला। और आज भी वो फ़ख्र से जो ये लिख रहे हैं गाड़ियों के नीचे कि क्या हम कोई ग़ुलाम है, तो वो ग़ुलामी जो उन्होंने उस वक्त आज़ादी का ऐलान किया था, वो इस साइफर की बेस पे उन्होंने लोगों के ज़हनों को आलूदा किया था। और वो लोग जो हैं वो बयानिया तो ज़मीन बोस हो गया, वो साजिश भी बेनकाब हो गई, वो सारे किरदार जो थे वो कानून की अदालत के सामने भी आ गए। लेकिन कुछ पस पर्दा अभी हकीकतें ऐसी हैं कि जो ये केस आगे बढ़ेगा अभी और तो लोगों के नाम आपको सामने शर्मिंदगी होगी कि उस ज़ाती मफाद के लिए किस तरह कौमी और अवामी मफाद को दाव पे लगाया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब और हारून रशीद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।